आइए आज हम स्टडी करेंगे द्विध्रुवों की भौतिक सार्थकता। अगर अंग्रेजी में देखा जाए तो इसको बोलेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल्स, यानी द्विध्रुवों की भौतिक सार्थकता का मतलब कि मनुष्य के जीवन में या भौतिक जीवन में द्विध्रुव का क्या महत्व। तो अधिकांश अणुओं में धनावेशों तथा ऋणावेशों के केंद्र एक ही स्थान पर होते हैं। फिर से समझिए, कह रहा है अधिकांश अणुओं में धनावेशों तथा ऋणावेशों के केंद्र एक ही स्थान पर होते हैं, इसलिए इनके द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि धन और ऋण एक ही जगह पर होंगे तो घूमने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि धन ऋण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो वही कह रहा है कि अधिकांश अणुओं में धनावेश तथा ऋणावेशों के केंद्र एक ही स्थान पर होते हैं, इसीलिए इनके द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होते हैं। CO2 तथा CH4 अणु इसी प्रकार के हैं। जैसे CO2 और CH4 हैं तो ये अणु इसी प्रकार के। अगर CO2 को बनाया जाए तो C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के प्रभाव को निरस्त कर देगा, इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होगा। इसी प्रकार अगर हम CH4 की बात करें तो इस प्रकार से अणु बनाया जाएगा। तो ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के प्रभाव को निरस्त कर देगा, ये हाइड्रोजन इसके, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है, तो इसका भी जीरो हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र आरोपित किए जाने पर ये द्विध्रुव आघूर्ण विकसित कर लेते हैं। अगर विद्युत क्षेत्र जहाँ पर हो वहाँ पर इनको रखा जाए, जैसे मान लीजिए कोई प्लेट होती है ऐसे, और एक प्लेट इधर होती और इसमें रखा जाता है, ये प्लस प्लेट होती है माइनस, तो प्लस से माइनस की ओर विद्युत क्षेत्र ऐसे होता है। तो यहाँ पर ये जो है द्विध्रुव आघूर्ण विकसित कर लेते हैं, ये कहने का मतलब। परंतु कुछ अणुओं में धनावेशों तथा ऋणावेशों के केंद्र संपाती नहीं होते हैं। संपाती को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्साइड। तो कॉन्साइड का मतलब हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये इस तरह है, इस प्रकार से इनके सेंटर पॉइंट एक ही जगह पर है, सबका केंद्र बिंदु दोनों का एक ही है, इसको संपाती या कॉन्साइड कहेंगे। तो वही कह रहा है कि परंतु कुछ अणुओं में धनावेशों तथा ऋणावेशों के केंद्र बिंदु संपाती नहीं होते हैं। मतलब दोनों का, या मान लीजिए ऋणावेश हो, ये धनावेश हो, बीच वाला वृत्त धनावेश, बाहर वाला ऋणावेश, और इनकी त्रिज्या एक ही, त्रिज्या वाला जो बिंदु है मतलब वहीं से दोनों की त्रिज्या खींची जा सकती है। तो वही कह रहा है कि परंतु कुछ अणुओं में धनावेशों तथा ऋणावेशों के केंद्र संपाती नहीं होते, अतः विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी इनका अपना स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो ध्यान देना है कि कुछ अणु ऐसे होते हैं जिनके जो है धनावेश और ऋणावेश संपाती नहीं होते, मतलब एक ही केंद्र बिंदु नहीं होता, या संपाती का मतलब समान अनुपात है धन और ऋण का, ताकि उनको जोड़ा जाए तो एक दूसरे को कैंसिल कर दें। तो वही कह रहा है कि संपाती नहीं होते, यानी उनका द्विध्रुव आघूर्ण जब संपाती होंगे तो संपाती होंगे, जैसे CO2 CH4 में, तो इनका जीरो हो जाएगा। और जिनमें संपाती नहीं होंगे तो उनमें जीरो नहीं होगा।
अतः विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी इनका स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो अगर विद्युत क्षेत्र ना भी हो तो जाहिर सी बात है कि प्लस और माइनस दूर दूर होंगे, तो प्लस माइनस की वजह से द्विध्रुव आघूर्ण होगा। इस प्रकार के अणुओं को ध्रुवित अणु कहते हैं। तो ऐसे अणुओं को पोलर मॉलिक्यूल या ध्रुवित अणु या ध्रुवीय अणु कहते हैं। जल का अणु H2O इसी प्रकार के अणुओं का एक उदाहरण है। जैसे जल का अणु है तो इसी प्रकार के अणुओं का एक उदाहरण है। अब देखिए, अगर जल के अणु की बात आ जाए तो इसको इस तरह नहीं बनाएंगे, इस प्रकार नहीं बनाएंगे। इसकी आकृति इस प्रकार बनती है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है तो दो अणु ऑक्सीजन, दो परमाणु, दो इलेक्ट्रॉन O8 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, यानी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो भाग ले लिए, 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। 2 इलेक्ट्रॉन भाग लिए तो 6 इलेक्ट्रॉन इन 3 लोन पेयर। तो ये जो 3 लोन पेयर इसके बच जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है आबंध वाले, इनको प्रतिकर्षित करते हैं तो आकृति कुछ कोणीय हो जाती है, कोणीय हो जाती। तो इस कारण से जो है ये क्या होता है कि अणु ध्रुवीय हो जाता है। विविध पदार्थ विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में रोचक गुण तथा महत्वपूर्ण अनुप्रयोग प्रस्तुत करते हैं। विविध पदार्थ यानी अलग अलग पदार्थ विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में रोचक गुण तथा महत्वपूर्ण अनुप्रयोग प्रस्तुत करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो है पदार्थ हैं जो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति, मतलब अलग अलग स्थिति में अलग अलग रोचक, मतलब अच्छे लगने वाले विचित्र प्रकार के गुण प्रस्तुत करते हैं, महत्वपूर्ण अनुप्रयोग प्रस्तुत करते हैं। अब इनके बारे में देख लेते हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये कोणीय होगा अगर, तो वो दिखाएगा द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखिए आगे हमारे पास एक उदाहरण आ जाता है, तो इसको देखते हैं। कह रहा है प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश एक दूसरे से 5 मिलीमीटर दूरी पर स्थित है। प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलाम है, यानी मात्रा बराबर है 10 माइक्रोकूलाम, बस इनके चिन्ह अलग अलग हैं और 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ए और बी 5 सेंटीमीटर की दूरी है पर स्थित है। इस द्विध्रुव के अक्ष पर द्विध्रुव के केंद्र O से चित्र 1.21 में दर्शाए अनुसार धन आवेश की ओर 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर तथा B द्विध्रुव के अक्ष के अवलंबवत O से चित्र 1.21 B में दर्शाए अनुसार गुजरने वाली रेखा से 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि यहाँ से 15 सेंटीमीटर है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। ये अक्षीय स्थिति है, यानी एक्सियल पोजीशन है, जैसा हम पीछे पढ़ चुके हैं। और ये हमारी निरक्षीय या विषुवत रेखी, या अंग्रेजी में इसी को कहें तो इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो ये भी यहाँ से 15 सेंटीमीटर दूर है, तो इसको ध्यान देना है। अब ध्यान दीजिए कि द्विध्रुव के केंद्र O से 15 सेंटीमीटर की दूरी है, यानी यहाँ से 15 सेंटीमीटर है P, और यहाँ पर केंद्र यहाँ से 15 सेंटीमीटर दूरी। इसको ध्यान देना, यहाँ से 20 है, यानी 10 माइक्रोकूलाम से ना 15 सेंटीमीटर कर देना, इसको ध्यान देना। तो इसमें सीधा फार्मूला लगा देना, आंसर आ जाएगा। तो बिंदु P पर आवेश +10 माइक्रोकूलाम के कारण क्षेत्र। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि धनात्मक बिंदु आवेशों के संग्रह को केंद्र की परिभाषा संहति केंद्र की ही भांति की जा सकती है, जिसके अनुसार RCM सिग्मा इनिशियल QI अपान सिग्मा इनिशियल QI। तो ये जो है जैसे सेंटर ऑफ मास
होता था, उसी प्रकार से बताना चाह रहा है कि पूरी की पूरी जो संगत यानी उसका द्रव्यमान है एक जगह केंद्रित होगा और वो केंद्र की दूरी कहाँ कितना होगी तो r सेंटीमीटर में बता रहा है कि इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं। सब जोड़ दिया जाए QR का, मतलब कि आवेश और त्रिज्या का और नीचे आवेश का। तो अब यहाँ पर बिंदु P पर इसको थोड़ा अंग्रेजी में देख लेते हैं। तो देखिए अब कह रहा है बिंदु P पर आवेश +10 माइक्रोकूलाम के कारण क्षेत्र। ये P पॉइंट पर 10 माइक्रोकूलाम के कारण कितना क्षेत्र होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये बाहर की ओर होगा, क्योंकि धनात्मक आवेश से विद्युत बल रेखाएं बाहर को निकलती हैं, तो यहाँ से बाहर की ओर हो जाएगा। अब अगर इस -10 कूलाम की माइक्रोकूलाम की बात करें तो विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होगा, लेकिन चूंकि यहाँ से ये दूर ज़्यादा पास है, पॉजिटिव वाला इसके, निगेटिव वाला ज़्यादा दूर है, तो ये अपना प्रभाव ज़्यादा दिखाएगा। तो जो परिणामी यानी रिजल्टेंट होगा वो इधर को ही होगा, क्योंकि ये कम है तो ज़्यादा में कम घटाएंगे तो निगेटिव वाला का प्रभाव कम रहेगा, तो पॉजिटिव वाले का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, तो परिणामी इधर को ही रहेगा। तो बिंदु P पर आवेश +10 माइक्रोकूलाम के कारण विद्युत क्षेत्र। तो 1/4πε0 Q/r², ये हमारा फार्मूला था। तो यहाँ पर जो है फार्मूले में सारी वैल्यू रख देंगे। तो 1/4πε0 की वैल्यू ये रख दिया 8.854 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और Q की वैल्यू 10⁻5, ये कूलाम है, वैसे माइक्रो कूलाम में दिया है तो बदला होगा। तो ये हो गई, और Q/r² होता है तो Q ये हो गया, r² ये हो गया। तो r कितनी दूरी हो जाएगी, यहाँ से 15 सेंटीमीटर है, यहाँ से 15 सेंटीमीटर, और ये पूरा 5 सेंटीमीटर है, जहाँ तक देखते हैं 5 मिलीमीटर। तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻1 का गुणा हो जाएगा, और इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10⁻1 का मान लीजिए गुणा हो जाएगा। तो अब इसका आधा, तो इसका आधा 0.25 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा बीच की दूरी है ना AB के, तो ये जो है इसका आधा हो जाएगा। तो ये 2.5 मिलीमीटर होगी, और 2.5 मिलीमीटर और 0.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। करके देख लीजिएगा, मैं तो ऐसे बिना निकाले बता रहा हूँ, कर लीजिएगा। तो देखिए 0.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 15 - 0.25 का होल स्क्वायर, और मीटर में बदलना है तो 10⁻² का होल स्क्वायर करेगा तो 10⁻⁴ आ जाएगा। तो ये पूरा साल किया तो आ गया 4.13 × 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलाम BP के अनुदेश। ये B से P के अनुदेश, यानी इस दिशा में जिधर तीर लगा है, क्योंकि धनावेश है तो विद्युत बल रेखाएं बाहर को निकलेंगी, तो इधर से इस दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा हमारा। अब आगे देखते हैं, कह रहा है तथा B पर स्थित दो आवेशों के कारण P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो पहले ये एक के लिए निकाल लिया धनावेश के लिए, अब ऋण आवेश। बिंदु P पर आवेश -10 माइक्रोकूलाम के कारण क्षेत्र। तो ये फिर उसी तरह फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। तो 1/4πε0 की वैल्यू रख दिया,
Q अपान आर स्क्वायर, तो Q हमारा 10⁻⁵ कूलाम अपान आर कितना है 15 सेंटीमीटर है केंद्र से, और केंद्र से जो माइनस वाला है ये 0.25 सेंटीमीटर इधर है, इधर। तो यहाँ से ये 15 सेंटीमीटर और 0.25 सेंटीमीटर यहाँ पर, यहाँ तक है, तो ये पूरा हो गया 15 + 0.25 सेंटीमीटर। तो इसीलिए यहाँ पर 15 + 0.25 सेंटीमीटर और 1/r² होता है, तो स्क्वायर कर दिया, और इसको मीटर में बदलना है तो 10⁻² का स्क्वायर कर दिया। तो ये हमारा आ गया 3.86 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलाम। ये PA के अनुदिश, ध्यान देना। PA के अनुदिश मतलब P से A के अनुदिश, ये माइनस है ना, माइनस, तो ऋणावेश में विद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आती हैं, तो इधर को आएंगी, तो ये इस दिशा में हो जाएगा PA के अनुदिश। इसमें क्या था, BP के अनुदिश था, यानी B से P की तरफ। अब देखिए, A तथा B पर स्थित दो आवेशों के कारण P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। अब अगर P बिंदु पर हम परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं, इस P बिंदु पर, तो इसमें से इसको जोड़ देंगे। तो B बिंदु वाले में इसमें से इसको जब जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि जोड़ने का मतलब ऋण चिन्ह सहित घटाना, तो इसके लिए पॉजिटिव, इसके लिए निगेटिव, तो कुल मिला के घट जाएगा। तो इतने में ये घट जाएगा, तो आ जाएगा 2.7 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम BP के अनुदिश। ध्यान दीजिए, हमने अभी बताया था कि B वाला P के ज़्यादा नज़दीक है, तो दूरी कम होगी तो विद्युत क्षेत्र की मात्रा ज़्यादा होगी, क्योंकि 1/r² का वो लगता है, तो जो है इसलिए इसके कारण जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि दूरी जितनी कम होगी तो 1/r यानी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो दूरी कम तो विद्युत क्षेत्र ज़्यादा, तो ये ज़्यादा होगा, इसीलिए BP के अनुदिश आया है परिणामी हमारा। अब देखें, इस उदाहरण में अनुपात OP/OB काफ़ी अधिक यानी 60 है। OP/OB देखते हैं किसकी बात कर रहा है। हाँ, ये OP/OB, OP हमारा 15 सेंटीमीटर है और OB हमारा 0.25 है, तो 15 से 60 गुना करीब ज़्यादा है। अगर 0.25 में 60 का गुणा कर दिया जाए तो 6 × 5 = 30 और 6 × 2 = 12, 15 आ जाएगा, तो इसीलिए कह रहा है 60 गुना ज़्यादा है। तो चूंकि कह रहा है कि उस उदाहरण में अनुपात OP/OB काफ़ी अधिक यानी 60 है, OP जो है OB से, OP 15 सेंटीमीटर है, OP जो है 15 सेंटीमीटर है और OB 0.5 सेंटीमीटर है, भाग देंगे तो 60 आ जाएगा। तो इसीलिए 60 गुना कह रहा है, क्योंकि O से P तक की दूरी 15 सेंटीमीटर है, O से B तक की पूरी, A से B तक 5 मिलीमीटर है, उसका आधा करेंगे तो 0.25 मिलीमीटर, 2.5 मिलीमीटर होगा। 2.5 को अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 का गुणा कर देंगे तो 0.25 सेंटीमीटर होगा, तो वही 0.25 हो जाएगा OB। OP हमारा 15 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया है, तो आ जाएगा 60। अतः किसी द्विध्रुव के अक्ष पर अत्यधिक दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए सीधे ही सूत्र के प्रयोग द्वारा हम इसी के सन्निकट परिणाम की आशा कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो दो आवेशों के बीच की दूरी होती है वो बहुत कम होती है और विद्युत क्षेत्र बहुत दूरी पर निकाला जाता है। जैसे दो आवेशों के बीच की दूरी का आधा हमको लेना है, तो कहाँ 5 मिलीमीटर, उसका आधा और 2.5 मिलीमीटर हो गया, बहुत कम है, 15
सेंटीमीटर की तुलना में। तो कह रहा है हम ऐसा करें कि डायरेक्ट द्विध्रुव वाला फार्मूला ही लगा दें विद्युत क्षेत्र वाला, तो भी हमें आराम से आंसर निकल आएगा। इतना सब गुणा भाग लगाने की जरूरत नहीं है विद्युत क्षेत्र वाला फार्मूला। द्विध्रुव में जो विद्युत क्षेत्र वाला फार्मूला है उसी को लगा दें। एकांक आवेश में विद्युत क्षेत्र वाले ये फार्मूले अभी तक हमने लगाए। तो वही कह रहा था किसी द्विध्रुव के अक्ष पर अत्यधिक दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए सीधे ही सूत्र के उपयोग द्वारा हम इसी के सन्निकट परिणाम की आशा कर सकते हैं। तो मतलब अगर ये R/A, जैसा ये R है 15 सेंटीमीटर दूरी थी R, और A दोनों आवेशों के बीच की दूरी थी, इसको A मान लिया जाए। यानी R/A बहुत ज़्यादा हो, जैसे यहाँ 60 आया है, एक की तुलना में बहुत ज़्यादा हो, तो सीधा ये फार्मूला लगा दीजिए E बराबर 2P/4πr 4πε0r³। ये सब इतना गणित लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो 2a पृथक्कण के प्लस माइनस q आवेशों से बने द्विध्रुव के लिए द्विध्रुव के अक्ष के केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण E बराबर 2P/4πε0r³ हो जाएगा। यहाँ पर P बराबर 2qa द्विध्रुव गुण का परिमाण है, जैसा कि हम पीछे उदाहरण दे चुके हैं, इसको देख चुके हैं। अगर ये कंडीशन हो तब अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है द्विध्रुव अक्ष पर स्थित क्षेत्र की दिशा सदैव द्विध्रुव आघूर्ण सदिश के अनुदिश अर्थात -q से q की ओर होती है। सदा, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, सदा, सदैव, और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, माइनस से प्लस q की ओर होती है। यहाँ P बराबर 10⁻⁵ कूलाम, इन P बराबर Q इंटू 2a, तो Q हमारा जो चार्ज है वो 10⁻⁵ कूलाम है, इंटू 2a जो है वो कितना है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2a लेते हैं, और 2a कितना था, 5 मिलीमीटर था, उसको मीटर में बदलेंगे तो 5 × 10⁻³ तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 5 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर, ये हो जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण। अब अगर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो वही फार्मूला 1/4πε0 ये फार्मूला 1/4πε0 2P/r³, तो E बराबर 1/4πε0 की वैल्यू रख दिया, 2 × P की वैल्यू ये अभी निकालें /r³, तो R 15 सेंटीमीटर था, इसको मीटर में बदलेंगे तो 15 × 10⁻² का होल क्यूब लिखें, या 15 की पावर 3 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब लिखें। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.6 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। ये फार्मूला जो है आप लोग बॉक्स में बंद करके याद कर लीजिए, तब लागू होगा जब ये कंडीशन होगी। अब आगे देखते हैं। कह रहा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा AB के अनुदिश है। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो है वो AB के अनुदिश है। AB के, जाहिर सी बात है कि विद्युत क्षेत्र इधर को है, प्लस से माइनस की ओर होता है विद्युत क्षेत्र, यानी क्योंकि इसका परिणामी ये दूर पड़ जाएगा तो ये प्रभाव ज़्यादा दिखाएगा प्लस वाला, तो इधर को विद्युत क्षेत्र परिणामी विद्युत क्षेत्र हो गया। जबकि अगर द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो वो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा AB के अनुदिश है, यानी AB के अनुदिश, मतलब इसी रेखा के अनुदिश है, और माइनस से प्लस की ओर होती है तो इधर हो जाएगी, इधर को, क्योंकि हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है, तो AB के अनुदिश हो जाएगी। तो वही कह रहा है द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा AB के अनुदिश है तथा यह परिणाम
पूर्व परिणाम के काफी निकट है। जो हम लोगों ने इस तरह निकाला है, ये 5 × 10⁻⁸ ये जो विद्युत क्षेत्र निकाला है तथा बी परिस्थिति दो आवेशों के कारण पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र 2.7 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम, 2.6 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम के ये कह रहा है इसके काफ़ी निकट, 0.1 का ही अंतर है, नहीं लगभग वही उतना ही आ रहा है। तो हम सीधा सीधा यही फार्मूला लगा दें, क्यों उतनी झंझट में पड़े, ये कहने का मतलब। बिंदु बी पर स्थित +10 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण बिंदु क्यू पर विद्युत क्षेत्र। अब देखिए बी के कारण इस क्यू की बात कर रहा है, क्यू पर क्या विद्युत क्षेत्र होगा इस बी के कारण। तो जाहिर सी बात है कि ये दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो हमको अभिलंबवत दूरी लेना रहता है। तो ये हमको पता है, ये पूरी 5 मिलीमीटर है, तो ये हो जाएगी हमारी ये 15 सेंटीमीटर है, और ये 0.25 सेंटीमीटर है ओ से बी तक। ये पूरी जितनी थी 5 मिलीमीटर, तो उसका आधा 2.5 मिलीमीटर होगा, उसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 0.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये भुजा और ये भुजा पता है, अब ये भुजा हमको निकालना है। तो वही अंडर रूट कितना आ जाएगा, 15 का स्क्वायर प्लस 0.25 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, पूरे का रूट रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे जैसे हम पीछे बताए थे। तो ये विकर्ण जो है वो निकल आएगा, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री है, तो 20 के कारण क्यू पर विद्युत क्षेत्र निकल आएगा। तो अब देखिए, हाँ तो बिंदु बी पर स्थित +10 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण बिंदु क्यू पर विद्युत क्षेत्र, तो 1/4πε0, तो 1/4πε0 का मान Q/r², तो Q 10⁻⁵ है, r² कितना होगा। तो वही जैसे हमने बताया 15 के स्क्वायर प्लस 0.25 का स्क्वायर, और मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करने पे आ गया 3.99 × 10⁶ न्यूटन पर कूलाम बी क्यू के अनुदेश। अब देखिए बी क्यू, जो अक्षर पहले लिया जाता है नाम, और जो बाद में तो पहले वाले से बाद वाले की तरफ माना जाता है, तो यानी क्यू की तरफ, तो ये इसी इधर को गया। वैसे ये प्लस है तो बाहर को बल रेखाएं निकलेंगी, तो ये बाहर की ओर। अब इसी प्रकार इसके कारण निकालेंगे, तो ये दूरी बराबर आएगी, बस केवल चिन्ह का अंतर है, और ये इधर को या इधर को रहेगा। तो इसको भी देख लेते हैं। तो ये देखिए बिंदु ए पर स्थित -10 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण क्यू पर विद्युत क्षेत्र, तो 1/4πε0 की वैल्यू ये रख दिया, Q/r², तो Q 10⁻⁵ कूलाम है, r 15 का स्क्वायर प्लस 0.25 का होल स्क्वायर इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, जो इतना है वो इतना। ये देखिए सब कुछ उतने बराबर है, ये सब तो जितना देखिए इसमें मान आएगा उतना इसमें आएगा, सब तो बराबर है। और सब बराबर हमने वहाँ भी निकाला था जब अक्षीय और निरक्षीय निकाल रहे थे। जो निरक्षीय था यानी इक्वेटोरियल यानी विषुवत रेखी वाला था, दोनों बराबर आया था, तो यहाँ भी प्लस माइनस के कारण दोनों बराबर आ रहा। तो ये आ गया 3.99 × 10⁶ न्यूटन पर कूलाम क्यू ए के अनुदेश।
अब इसमें केवल दिशा का अंतर हो, Q से A की ओर, तो Q से A की ओर देखिए ये आ रहा है, क्योंकि धन ऋण आवेश में विद्युत बल रेखाएं उसकी तरफ ही आती हैं। तो इस प्रकार से ये आ गया। अब स्पष्ट है कि इन दो समान परिणामों के बलों के OQ दिशा के अंदिश घटक एक दूसरे को निरस्त करते हैं। OQ दिशा देख लें, OQ, अगर OQ की बात की जाए तो कह रहा है दोनों के घटक जो है एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। निरस्त इसलिए कर देंगे क्योंकि तो यहां पर देखिए, अब देखिए कि लाइन खींचिए जो OQ के अनुदिश कह रहा है। तो अगर हम इसका घटक निकालें तो ये पास में कास सामने साइन, तो इधर साइन वाला घटक चला जाएगा और इधर कास वाला, तो ये कास थीटा में चला जाएगा। और अगर इसकी बात करें तो पास में कास सामने साइन, तो साइन वाला ये घटक हो जाएगा, कास वाला ये चला जाएगा, तो ये इधर भी कास, इसकी वजह से इधर कास, इसकी वजह से इधर को कास, जिधर तीर, तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे क्योंकि दिशाएं अलग हैं और परिमाण बराबर हैं। तो इसलिए जो है वो कह रहा है कि OQ दिशा के घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अब देखिए कह रहा है दो समान परिमाण के बलों के OQ दिशा के अनुदिश घटक एक दूसरे को निरस्त करते हैं, परंतु BA के समांतर दिशा के अनुदिश घटक संयोजित हो जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, ये कास इधर जाएगा तो साइन इधर चला जाएगा, इसका कास इधर जाएगा तो साइन इसके 90 डिग्री इधर चला जाएगा, तो इसका भी इधर जा रहा है, इसका भी इधर जा रहा है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो इसीलिए कह रहा है कि साइन वाले घटक एक दूसरे को संयोजित हो जाएंगे तथा BA के समांतर दिशा में, BA के समांतर, तो ये BA है तो इसके समांतर ही तो हुआ है, ये दिशा इसके समांतर, ये बीच की दूरी बराबर है। पूरी लाइन खींची जाए तो दोनों एक दूसरे के समांतर लाइनें रहेंगी। तो वही कह रहा है कि परंतु BA के समांतर दिशा के अनुदिश घटक संयोजित हो जाते हैं, अतः A तथा B पर स्थित दो आवेशों के कारण Q पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? Q पर परिणामी विद्युत क्षेत्र Q पर क्या हो जाएगा? सीधा फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए दोनों ये वाला और ये वाला विद्युत क्षेत्र जुड़ेगा तो 2 गुना होगा, तो 2 का गुणा कर दिया इनटू ये जितना है 3.99 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलाम, इतना कर दिया। और जो R है उसके बारे में विचार करेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर इस प्लस के कारण इसको देखें तो ये दूरी 0.25 है और ये ये 15 सेंटीमीटर, ये वाली ये 0.25, तो ये वाली हमारी हो जाएगी √15 + 0.25 स्क्वायर में। तो अगर इसके कारण विद्युत क्षेत्र देखें तो आ जाएगा E = 1/4 पाई ε0 Q/r²। तो Q की जगह हम लोग मान रख देंगे 10 माइक्रो कूलाम, 1/4 पाई की वैल्यू 3.14, ε0 की वैल्यू रख देंगे जो भी होगा, और Q की वैल्यू 10 माइक्रो कूलाम बटे r² इतना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर प्लस 0.25 का होल स्क्वायर, इसका पूरे का अंडर रूट हो जाएगा। और
जितना इसके कारण आएगा उतना ही इसके कारण निरक्षीय रेखा में हम लोग निकाल ही चुके हैं। तो 2 का गुणा करके ये इतना पूरा लिख दें भाई, जितना इसके कारण उतना इसके कारण, और दोनों जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब 2 गुना हो जाएगा। तो 2 का गुणा करके 1 का लिख दिया जाए, तो वही काम कर दिया गया है। वही काम देखे यहाँ किया है, 2 का गुणा करके Q अपान ये वैल्यू रख दिया है 15 सेंट का स्क्वायर प्लस 0.25 का स्क्वायर, और एक जो 1 के कारण आया है ये उसी का गुणा कर दिया। और चूंकि इसी का 2 गुना होगा तो 2 का भी गुणा कर दिया। अब देखिए ये जो फार्मूला लगाया है, ये फार्मूला इसने लगाया है जो अभी ऊपर हमने पढ़ा है, E इक्वल टू 2QA अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, ये काम किया। तो ये हो गया हमारा 2, Q की वैल्यू हो गई 10 और A की वैल्यू हो गई 0.25 अपान 4 पाई, और ये 10⁻⁵ कूलाम है Q की वैल्यू। अपान जो है ये इतना पूरा वैल्यू हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतने की वैल्यू रख दिया है। जो भी हो यहाँ 2QA के हिसाब से किया गया है। अभी यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में समझिए कि हमने बताया था आपको ये जो कोण है अगर हम इसको थीटा माने तो ये cos थीटा में जाएगा और ये वाला sin थीटा में जाएगा। ये चीज़ पास में cos सामने sin, तो ये sin थीटा में चला जाएगा। अब ये हमारी दूरी पूरी ये 5 मिलीमीटर है, 5 मिलीमीटर, तो OB ये आधी है तो 2.5 मिलीमीटर होगी। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 का गुणा होगा तो 0.25 सेंटीमीटर आ जाएगी। और ये 15 सेंटीमीटर हमको क्वेश्चन में दी है। तो इधर वाला साइन थीटा के टर्म में आता है। तो अगर O से के कारण Q पॉइंट पर हम लोग विद्युत क्षेत्र निकालना चाहें तो ये वाली दूरी हमारी जो है ये जो है B के कारण होगा तो ये B लिखा जाएगा, और अगर माइनस Q के कारण निकालेंगे तो ये B के बीच की दूरी। लेकिन जब हम पूरा टोटल विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो हम क्या करेंगे कि अभी हमने देखा कि जितना इसके कारण विद्युत क्षेत्र है उतना इसके कारण विद्युत क्षेत्र, इसका मतलब इधर 2 गुना विद्युत क्षेत्र है यानी 2E है। तो 2 गुणे E जो हमारा निकल के आया था उतना लिखेंगे यहाँ पर, और प्लस यहाँ से दूरी साइन थीटा के टर्म में। अगर ये होती cos थीटा तो ये इस तरह cos थीटा में इधर आ रहा था तो ये हो जाता। अब हमें साइन थीटा के टर्म लिखना है तो साइन cos tan में लाल बटे कक्का हमने याद कराया था, तो साइन में L/K आ रहा है यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, अगर हम ये कोण ले लें थीटा तो लंब हमारा सामने वाला आता है ये, तो लंब कितना है, ये 0.25 है तो ये भी 0.25 है, तो 0.25 हो गया। अपान कर्ण कितना है, बड़ी वाली भुजा कोण के साथ, तो ये बड़ी वाली भुजा है तो कर्ण ये हो गई, इसको कहें चाहे इसको, तो कर्ण कितना हो गया √15 का स्क्वायर प्लस 0.25 का स्क्वायर। तो इसीलिए इतने का गुणा कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए इसीलिए 2 गुना करके
ये जो विद्युत क्षेत्र है इसका पहले दोगुना किया है, क्योंकि देखिए यहाँ खुद ही कह रहा है कि अनुदिश घटक संयोजित हो जाते हैं। तो ये भी विद्युत क्षेत्र और ये भी विद्युत क्षेत्र दोनों बराबर हो संयोजित हो जाएंगे, यानी दोगुना हो जाएंगे। तो 2 का गुणा किया प्लस 1 जो विद्युत क्षेत्र है उसका गुणा किया, क्योंकि दोगुना करना है। अब बीच की जो दूरी है, दूरी में जो होता है ये जो हमने अभी बताया 0.25 अपान अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस 0.25 का स्क्वायर, इसको यहाँ पर गुणा किया 0.25 अपान अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस 0.25 का स्क्वायर, मतलब इतनी दूरी पर हमको निकालना है साइन थीटा के टर्म पर क्यू पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो अब शायद समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा लिखा गया। तो यह आ गया 1.33 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम BA के अनुदिश। B से A के अनुदिश, ये देखिए तीर लगा, B से A के अनुदिश। तो इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे क्वेश्चन में आंसर को। अब देखिए आप ये सोच सकते हैं कि इसका गुणा क्यों किया गया। इसका इसलिए किया गया क्योंकि जो A और B पॉइंट पर निकाला गया है, तो ये A के कारण यहाँ पर है, A के कारण यहाँ पर है, तो ये वाली दूरी ली गई है, सिर्फ इतना जो आया। B के कारण निकाला गया है तो भी यही ये वाली कारण लिखा गया है जो इतना है। लेकिन अब जब A और B दोनों के कारण परिणामी निकालेंगे तो हमारी जो है इन दोनों के कारण जो परिणामी होगी वो होगा। तो साइन थीटा के टर्म में लाल बटे कक्का आया है, तो ये अपान ये इतना हो जाएगा। तो इसको ध्यान देना, इसलिए इतने का गुणा किया गया। अब देखिए कह रहा है एक ही भांति द्विध्रुव के अक्ष के अभिलंबवत किसी बिंदु पर द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लिए सीधे ही सूत्र के उपयोग द्वारा हम इसी परिणाम की अपेक्षा कर सकते हैं। तो द्विध्रुव के अभिलंबवत यानी 90 डिग्री के कोण पर ऐसे इसी प्रकार के विद्युत क्षेत्र की वही मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन या विषुवत रेखा पर। तो कह रहा है सीधे फार्मूला लगा करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सीधा फार्मूला लगा दिया, E बराबर P अपान 4πε0 r³ जब r अपान ए 1 से बहुत ज़्यादा हो। तो ये आ गया 5 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर, ये विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का मान था, अपान 4πε0 की वैल्यू लिख दिया, इंटू जो r³ है ये 1 अपान r की वैल्यू 15 है, तो 15 का क्यूब इंटू इस सेंटीमीटर मीटर में बदला तो 10⁻⁶ का गुणा कर दिया। तो ये आ गया 1.33 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। इस प्रकरण में विद्युत क्षेत्र की दिशा आघूर्ण सदिश की दिशा के विपरीत है। जो आघूर्ण है माइनस से प्लस की ओर, तो विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर है। तथापि प्राप्त परिणाम पहले प्राप्त हुए परिणामों के अनुरूप है। तो यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है प्लस से माइनस की तरफ है, इधर तीर है, और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है, अभी हमने ऊपर पढ़ा है। तो इसलिए द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत में विद्युत क्षेत्र की दिशा है। कहने का मतलब ये है। अब हमारा आगे आ जाता है एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज हमने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा कि कैसे निकाला गया है।